नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस कक्षा में एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस का जो चतुर्थ पेपर है, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, उसके अंतर्गत हमारा एक चैप्टर वित्तीय प्रशासन से संबंधित है, बजट निर्माण से संबंधित है। तो उसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे वित्तीय प्रशासन। तो वित्तीय प्रशासन क्या है, भारत में वित्तीय प्रशासन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आगे चल करके हम बजट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में वित्त एक तरह से रक्त या ईंधन की भूमिका निर्वाहित करता है। जैसा कि लॉर्ड जॉर्ज ने कहा है कि वो कहते हैं कि जिसे शासन कहते हैं वह वास्तव में वित्त ही है, यानी कि फाइनेंस को ही वो शासन मानते हैं। प्रशासन की प्रत्येक गतिविधि, कार्यक्रम, योजना एवं प्रक्रिया कुशल संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। वर्तमान शासन व्यवस्थाओं के समक्ष वित्तीय संसाधनों के प्रबंध तथा कल्याणकारी गतिविधियों, कल्याणकारी योजनाओं, कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए वित्त बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि और वित्त की व्यवस्था करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि वित्तीय स्रोतों के अभाव में शासकीय कार्य एक तरह से ठप हो जाते हैं। किसी भी कार्य का संचालन नहीं किया जा सकता। जबकि वित्तीय संसाधनों में अभिवृद्धि एक बहुत ही दुष्कर कार्य है। करों के आरोपण से धन एकत्रित किया जा सकता है, यानी कर लगाकर धन एकत्रित किया जा सकता है, लेकिन करों में वृद्धि जब यदि करते हैं तो उसका आम जनता में एक तरह से नेगेटिव रिस्पॉन्स जाता है। आम जनता का विरोध भी झेलना पड़ता है, क्योंकि जनता करों के बोझ तले दबती है। इसलिए अनावश्यक ज्यादा कर भी नहीं लगा सकते, सीमित कर लगाए जाते हैं, लेकिन फिर आवश्यक कर लगाने भी पड़ते हैं, क्योंकि बिना करों के कोई भी प्रशासन संस्था संचालित नहीं कर सकते। हम शासन व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के पास कोई पेड़ तो है नहीं, आय का यही साधन होता है, टैक्स कलेक्शन करे और टैक्स के आधार पर वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालित करे। तो वित्तीय प्रशासन का जो अभिप्राय है, आशय है, वो लोक प्रशासन की उन गतिविधियों, संगठनात्मक प्रयासों तथा प्रक्रियाओं से है जो प्रशासनिक कार्यों के हेतु धन एकत्रित करने, यानी कि आय, बजट निर्माण और बजट का निष्पादन तथा वित्तीय प्रक्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। यह जो व्यवस्था है कम या ज्यादा रूप में, अर्थात न्यून अधिक मात्रा में प्रत्येक संगठन में पाई जाती है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। अतः वित्तीय प्रशासन का जो स्वरूप है वो सभी संगठनों में मौजूद होता है, सभी संगठनों में व्याप्त रहता है। वित्तीय प्रशासन का मुख्य कार्य मितव्ययता, नियमानुसार खर्च करना, नियमानुसार व्यय, कार्यकुशलता, लेखा संधारण तथा वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं की अनुपालना करना है। मुख्य रूप से या स्थूल रूप से वित्तीय प्रशासन को 6 भागों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1, बजट तैयार करना, मतलब बजट का निर्माण करना, बजट तैयार करना, जिसमें बजट क्या है, जिसमें आय और व्यय का विवरण हो, आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। ये आय और व्यय का अनुमान से संबंधित जो वित्तीय लेखा होता है वो बजट होता है। तो बजट तैयार करना। दूसरा, आय और व्यय के इन अनुमानों को विधानमंडल से यानी इस प्रकार से स्वीकृति दिलवाना या स्वीकृत कराना। तीसरी बात, स्वीकृति के अनुसार करों का एकत्रण करना और उनका वितरण और व्यय, करों के अनुसार व्यय करना। नेक्स्ट, राजकोषीय व्यवस्था को बनाए रखते हुए धन की सुरक्षा करना तथा धन निकालने की कार्रवाई करना। अगला, नियमानुसार लेखा का संधारण करना और लेखा परीक्षण कराना। नेक्स्ट, मितव्ययता, कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंध के क्रम में नवाचार करना। तो ये वित्तीय प्रशासन को हम 6 भागों में बांट सकते हैं स्थूल रूप से। अब भारत में वित्तीय प्रशासन की यदि हम बात करते हैं तो भारत में वित्तीय प्रशासन संघात्मक और राज्य व्यवस्था के
संचालित है, यानी केंद्र और राज्यों के अंतर्गत ये व्यवस्था संचालित है। संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण भारत में केंद्रीय और राज्य स्तर यानी कि दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रशासन मौजूद है, जो संचालित हो रहे प्रशासनिक तंत्र में अंतर्निहित होता है। केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो केंद्रीय स्तर पर संसद और राज्यों में राज्य विधानमंडल बजट को स्वीकृति प्रदान करते हैं, जबकि बजट का निर्माण और नियंत्रण कार्य केंद्रीय स्तर पर वित्त मंत्रालय करता है और राज्यों में उसे वित्त विभाग कहते हैं। तो वित्त विभाग राज्य वित्त विभाग करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति जो है केंद्रीय स्तर पर की जाती है और यह एक संवैधानिक पद है जो वित्त पर नियंत्रण रखता है, प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण रखता है, ताकि लोक प्रशासन में सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हो सके। इसलिए सीएजी की या सीएनएजी की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रति 5 वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करें और आर्टिकल 280 के अंतर्गत गठित होने वाला जो वित्त आयोग है वो केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के बंटवारे के संबंध में प्रति 5 वर्ष पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और वित्तीय प्रशासन में अपनी भूमिका निभाता है, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय निभाता है। इसी प्रकार जो भी योजनाएं संचालित होती है उन योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था के संचालन में योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन अब जब मोदी सरकार अस्तित्व में आई पहली बार, उसके बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। अब जो योजना आयोग जो काम करता था वो काम नीति आयोग करता है और उससे कहीं अधिक काम जो नीति आयोग को सौंप दिए गए। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्यों के रूप में भी सदस्य हैं। प्रतिवर्ष उनकी कई बैठकें आयोजित की जाती हैं, तो समय समय पर ये बैठक आयोजित होती है। तो नीति आयोग इन कार्यों को रद्द करने का कार्य करता है, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, जिसे पीएमओ कहते हैं, वो वित्तीय कार्यक्रमों, कानूनों और नीतियों के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वित्तीय प्रशासन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, जो सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, वो वित्तीय लेन देन, ऋण, ब्याज, साख तथा प्रतिभूति इत्यादि के संबंध में नीतियां बनाता है और इसकी नीतियां अधिक प्रभावी भी रहती हैं। भारत के वित्तीय प्रशासन से संबंध जो अंग हैं, उसमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसकी मंत्रिपरिषद है, व्यवस्थापिका है, वित्त मंत्रालय है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे संबंध है वित्त आयोग, जिसकी स्थापना आर्टिकल 280 के अंतर्गत की जाती है, प्रति 5 वर्ष योजना आयोग। वर्तमान में अब जो है उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया जनवरी 2015 में। तो नीति आयोग, विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाएं, वित्तीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक समूह, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अलावा संसदीय समितियां जो वित्त पर नियंत्रण रखती हैं, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि संबंध में परामर्श देती हैं, जिसमें संसदीय समितियों में जैसे कि पीएससी है, लोक लेखा समिति है, और इसके अलावा अनुमान समिति है, प्राकृतिक समिति जिसे कहते हैं, और कुछ अन्य विषयों से संबंधित समितियां ये संस्थान हैं। इसके अलावा राज्यों का प्रशासन ये भी जो है केंद्र से समन्वय बना करके काम करता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक होता है, यानी कि वित्तीय वर्ष कब से 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक जो है की अवधि होती है। प्रतिवर्ष केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अपना अपना बजट विधानमंडल में स्वीकृत कराने के पश्चात व्यय करने तथा करों का एकत्रण करने, संग्रहण करने
की अनुमति प्राप्त करती है और वित्त मंत्रालय उन वित्तीय मामलों पर नियंत्रण और नियमन करता है जो देश की संपूर्ण आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। संविधान के अनुसार राजकीय कार्यों के लिए धन जुटाने तथा उसे व्यय करने का जो अधिकार है वो केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के बीच बांटा गया है। केंद्र और राज्यों के राजस्व जुटाने के जो साधन हैं मोटे तौर पर पृथक पृथक हैं और बहुत कम करों और शुल्कों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य बंटवारा होता है। लेकिन वर्तमान में एक राष्ट्रीय कर के रूप में जीएसटी को जो लागू किया गया है उसमें केंद्रीय जीएसटी और क्षेत्रीय जीएसटी का जो है किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग कर थे उनको समाप्त कर दिया गया है। कुछ एक चीजें जो है जीएसटी के दायरे से अभी भी बाहर हैं और इसकी बार बार मांग की जाती है कि उनको भी जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए। तो एक राष्ट्र एक कर की भूमिका का जो है भविष्य में निर्वहन किया जाना जरूरी है। अब संवैधानिक व्यवस्था यह भी है कि कोई भी कर कानूनी अधिकार के बिना लगाया या वसूला नहीं जा सकता है। सरकारी निधियों से व्यय केवल संविधान में जो उल्लेख जो नियम हैं उनके अनुसार ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि संविधान के नियमों की अवहेलना की जाए, संविधान के नियमों के अनुसार ही उसमें से व्यय किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र के संबंध में संसद द्वारा और राज्यों के संबंध में राज्यों का जो विधानमंडल है या विधानसभाएं हैं या व्यवस्थापिका द्वारा जो निर्धारित पद्धति है उस पद्धति से कार्यकारी अधिकारी सरकारी धन का खर्च करते हैं, सरकारी धन का व्यय कर सकते हैं। संघ सरकार की सभी जो प्राप्तियां हैं, जो संवितरण अर्थात व्यय हैं, उनको दो अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला भारत की एक संचित निधि और दूसरा भारत का सार्वजनिक लेखा। अब संचित निधि केंद्र सरकार का समस्त जो राजस्व है, लिए गए ऋण और ऋणों की जो अदायगी से प्राप्त जो राशि है वो संचित निधि में आती है। इस निधि से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जा सकती कि जब तक कि संसद के अधिनियम से उसका अधिकार नहीं मिल जाता। तो संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई भी राशि निकाल करके खर्च नहीं की जा सकती। ये बात यहां उल्लेखित है। दूसरी बात भारत का सार्वजनिक लेखा, सार्वजनिक अकाउंट जो है, तो इसका मतलब है कि जमा जो राशियां हैं वो सेवा निधियां और प्रेषित राशियां ये सभी सार्वजनिक लेखे के अंतर्गत जो शामिल मानी जाती है, सार्वजनिक लेखे में आती है और इनका भुगतान करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। जैसा कि संचित निधि की से जो है व्यय करना, संचित निधि से धन निकालना ये जो आवश्यक होता था, ऐसा भारत के सार्वजनिक लेखे से धन निकालना, उसे खर्च करना जो है वो जो है अनुसंसद की अनुमति लेना जरूरी नहीं होता। कभी भी कोई भी खर्च किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 267(1) में उल्लेख है कि भारत की एक आकस्मिक निधि भी होती है जो आपदा के समय या कभी अचानक कोई जरूरत पड़ जाए तब वो काम आती है, जिसमें आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था की जाती है। ऐसे व्यय जिनकी वार्षिक विनियोग अधिनियम में व्यापक व्यवस्था नहीं की जा सकती वे इस निधि से किए जा सकते हैं। सन 1950 में इसकी स्थापना की गई और स्थापना के समय इसमें 15 करोड़ रुपए रखे गए जो धीरे धीरे बढ़ते चले गए और आज एक बहुत बड़ी आकस्मिक निधि रखी गई। ऐसे ही वर्तमान में मोदी सरकार ने जब कोरोना काल आया उस समय प्रधानमंत्री जो राहत को करता था उसकी जगह पीएम केयर फंड की भी स्थापना, उसके अलावा पीएम केयर फंड की स्थापना भी की गई जो कोविड के लिए उसका धन उपयोग में आ रहा है और कोविड की व्यवस्थाएं, कोविड महामारी से बचाने के लिए विभिन्न उपकरणों, विभिन्न व्यवस्थाओं को जो है किया जा रहा है। तो ये आकस्मिक एक तरह से निधि होती है, इसका कभी भी किसी भी उसमें खर्च किया जा सकता है। और राज्यों में भी इस प्रकार की आकस्मिक निधि से संबंधित व्यवस्था पाई जाती है। राज्यों की अपनी आकस्मिक निधि होती है। तो भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है रेलवे, वो उसका बजट हमेशा अलग प्रस्तुत हुआ करता था, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने
रेलवे बजट को भी जो है आम बजट के अंतर्गत ही समाहित कर दिया। अब अलग से रेलवे बजट जो है पास नहीं किया जाता। केंद्र सरकार के राजस्व स्रोतों में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर ये जो है मुख्य हैं। और इसके अलावा वर्तमान में कहा जाता है तो जीएसटी रोक हो गया, और जबकि गैर कर राजस्व में ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश तथा अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो आधुनिक सरकारों का जो राजस्व है मुख्यतः करों पर जो है, टैक्सों पर जो है निर्भर करता है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि इस दुनिया में मृत्यु और टैक्स को छोड़कर किसी भी चीज को निश्चित नहीं कर सकता, यानी कि ये निश्चित होता है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों से हिस्सा देती है। इसके अतिरिक्त विकास और गैर विकास के कार्यों के लिए ऋण भी दिया जाता है। अब बात करते हैं बजट की। तो बजट की अवधारणा क्या है, संकल्पना, और बजट निर्माण और क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है। तो बजट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें, पढ़ेंगे। तो प्रत्येक कार्यपालिका राष्ट्र के कार्यों को संचालित करने के लिए प्रतिवर्ष एक आय व्यय का जो लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, और वो आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। हालांकि भारत के संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के आर्टिकल 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखवाएगा, और यही वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें सरकार की प्राप्तियां यानी कि आय और व्यय का विवरण होता है वो बजट कहलाता है। सामान्य अर्थों में देखा जाए तो बजट वार्षिक आय और व्यय का वितरण होता है। बजट शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रांसीसी शब्द बोजटे यानी कि बूगे या बोजट से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। यह शब्द सर्वप्रथम 1733 में इंग्लैंड की संसद में एक तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से बोला गया, व्यंग्यात्मक रूप में, क्योंकि वहां जब बजट जब प्रस्तुत किया जाता तो वो एक चमड़े के थैले में या बैग में या उसकी स्थिति में जो आय व्यय के विवरण से संबंधित जो कागजात हैं उनको रख करके लाया जा सकता था, जो आज विश्व भर में जो है ये बजट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस समय जब वित्त मंत्री सर रॉबर्ट बालपेल यानी कि अमेरिकी संसद की बात ने अपनी वित्तीय योजना संसद में प्रस्तुत की, तो एक संसद सदस्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था कि वित्त मंत्री ने अपना बजट अर्थात चमड़े का थैला खोला है। इससे पूर्व मध्यकालीन इंग्लैंड में प्रारंभिक बजट के दस्तावेज यानी कि डॉम्सडे बुक या डॉम्सडे बुक यानी कि कयामत पुस्तक कहलाते थे। सम्राट विलियम 1806 प्रचलित इस दस्तावेज में भूमि तथा संपत्ति का विवरण हुआ करता था। अब बजट से संबंधित परिभाषाओं में हम बिलोवी की परिभाषा पढ़ते हैं कि बिलोवी क्या कहते हैं। बिलोवी के अनुसार बजट सरकार के आय व्यय का अनुमान मात्र ही नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिवेदन, एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव तीनों है और इसे होना चाहिए। यह एक ऐसा लेखा पत्र है जिसके माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सम्मुख आती है और विस्तार के साथ यानी विस्तृत रूप में अतीत, वर्तमान और भविष्य की वित्तीय स्थितियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। रेने स्टर्न के अनुसार बजट एक ऐसा परिपत्र है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। जी जेजे के अनुसार बजट संपूर्ण प्राप्तियों तथा अनुमानों की एक स्थूल रूपरेखा है जिसमें कुछ प्राप्तियों को संग्रहित करने तथा कुछ को व्यय करने का आदेश भी होता है। तो इस प्रकार बजट की ये विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर, बजट के संबंध में विभिन्न विवरण के आधार पर बजट की कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं, और वो विशेष मुख्य इसकी जो प्रमुख विशेषताएं वो ये है कि जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि जो 6 इसके बिंदु बताए थे उसमें से वो चीज निकल जाती है। जैसे आय व्यय का, या पहली विशेषता हो गई संभावित आय का अनुमान लगाना कि इस वार्षिक ईयर में, इस जो है वित्तीय वर्ष में इतनी आय होगी। नेक्स्ट, प्रस्तावित खर्चों या अर्थात व्यय का वर्णन करना, व्यय का अनुमान लगाना, तो व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना। नंबर 3, सरकार की वित्तीय नीति की व्याख्या करना। नंबर 4, सरकार की प्रमुख योजनाओं की उद्देश्य पर
जानकारी प्रदान करना भी जो है बजट की प्रमुख विशेषता है। वार्षिक बजट किसी भी सरकार की कार्यशैली, चिंतन, नीति तथा परिपक्वता का परिचायक होता है, क्योंकि आम बजट देश की जनता को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। कि देश की जनता के सामने एक देश के वित्तीय विवरण का लेखा जोखा प्रस्तुत होता है और उसके आधार पर जनता भी अपना मत उस बजट के बारे में व्यक्त करती है, उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में जानती है, सोचती है और जानने का प्रयास करती है। अब बजट के सिद्धांत, तो बजट के सिद्धांतों के बारे में हम जो है नेक्स्ट कक्षा में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।